कल पूरा वाशिंगटन डीसी मैदान जंग मना रहा और दुनिया में जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी के चैंपियन अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी का ये हाल देखकर पूरी दुनिया हंसती रही। ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को वाशिंगटन पहुंचने की कॉल दे रखी थी और उसके बाद वहां पर वो हंगामा शुरू हो गया कि 4 लोग इस प्रोटेस्ट के नतीजे में मारे गए और अमेरिका को अपने ही कैपिटल के अंदर कर्फ्यू लगाकर इस भीड़ को काबू करना पड़ा, इन प्रोटेस्ट पर कंट्रोल करना पड़ा। अच्छा, ट्रंप के हक में जो लोग मुजाहरे कर रहे थे इनमें मोदी साहब के हिंदुत्व वाले भक्त भी शामिल थे, जो कि एक टाइम पर ट्रंप को पूछते भी रहे। और मोदी साहब ने जब ट्रंप को अपना दोस्त करार देकर उनके लिए इलेक्शन कैंपेन भी चलाई थी, नमस्ते ट्रंप वाली, तो इन इंतहा पसंद हिंदुओं को ये यकीन हो गया था कि अगले इलेक्शन में ट्रंप ही विनर करार पाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन सारे मोदी ट्रंप भक्तों के दिल टूट गए और कल के एहतजाज में ट्रंप के कट्टर सपोर्टर्स के साथ साथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले इंडियन अमेरिकी भी शामिल थे, जो कि ट्रंप को जीतता हुआ देखना चाह रहे थे और उन्हें लगा कि दंगा फसाद करने से शायद यहाँ पर भी इलेक्शन रिजल्ट तब्दील हो जाए। लेकिन साहब, ये अमेरिका था, यहाँ इस तरह से नताइज तब्दील नहीं होते। और कल के दिन का सूरज जब डूबा है तो अपने साथ साथ इन सारे ट्रंप के प्राउड बॉयज और मोदी साहब के प्रो ट्रंप भक्तों की उम्मीदों को भी अपने साथ लेकर डूबा है। ट्रंप के पास रेजिस्ट करने का ये आखिरी मौका था, क्योंकि कल ही अमेरिका की सेनेट ने ऑफिशियली जो बाइडेन को विनर डिक्लेयर कर दिया है, जिसे ट्रंप ने ये दंगे कराकर रोकना चाहा था। लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हुई और अमेरिकी सेनेट ने बिलाखिर जो बाइडेन को कल अमेरिका का अगला सदर डिक्लेयर कर दिया है। और ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हालांकि वो इन रिजल्ट्स को नहीं मानता, लेकिन वो इक़्तिदार जो बाइडेन के हवाले कर देगा। और उसके साथ ही मोदी साहब के नमस्ते ट्रंप वाले जलसे में कहे गए वो लफ्ज भी हिस्ट्री के डस्टबिन में कहीं गुम हो गए, जब उन्होंने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाकर कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। Rang loud and clear, and his celebration of Diwali in the White House lit up millions of faces. अब जबकि बाइडेन ट्रंप की जगह नया यूएस प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, तो उनके सामने मिडिल ईस्ट के बाद जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रीजन है वो साउथ एशिया का रीजन है। आज से कुछ साल कबल जब वो अमेरिका के दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे, और कहा यह भी जा रहा है कि गालिबन अमेरिका के सदर ओबामा से भी ज्यादा जो बाइडेन एक्टिव था, तब उस वक्त में और आज के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। तब अमेरिका इस रीजन को इंडिया की ऐनक लगाकर देख रहा था, यानी अमेरिकी पॉलिसीज इंडिया सेंट्रिक रहीं और इंडिया को इस रीजन का एक बड़ा प्लेयर माना जा रहा था। और इंडिया अगर सार्क का बाइकआउट कर रहा था तो पूरा का पूरा सार्क बाइकआउट कर रहा था उसके साथ ही, और इजलास ही मुलतवी हो जाता था। ये एक असर था इंडिया का उस टाइम पर। तो अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी के तनाजर में इंडिया को बड़ी अहमियत हासिल थी और इंडिया को एज अ ब्रांड इस रीजन में डेवलप किया जा रहा था, आगे लाया जा रहा था। इसका मिसाल ये है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आउट ऑफ नोवेयर इंडिया को लाकर उन्होंने बिठा दिया था और इंडिया को वहां फौजें भेजने के लिए भी मोटिवेट करते रहे अमेरिकी। हालांकि अफगानिस्तान का ना तो कोई बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, ना ही कोई लिंक बनता है, और दोनों मुल्कों का बॉर्डर भी जैसे कि हमने कहा कि नहीं लगता। लेकिन एक बात है कि एक खूनी तारीख रही है दोनों मुल्कों की। और अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदूकुश पहाड़ हैं उनको हिंदूकुश इसीलिए ही कहा जाता है कि यहाँ पर जंगी कैदी लाए जाते थे इंडिया से, उनको यहाँ पर लाकर और खत्म किया जाता था, इसलिए इन पहाड़ों के, अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम ही हिंदूकुश पड़ गया। तो इतनी जो है खराब हिस्ट्री रही है इंडिया और अफगानिस्तान की। और आज भी अगर आप मैप देखें तो इंडिया के बाद बीच में पाकिस्तान आता है, उसके बाद अफगानिस्तान आता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया को वहां पर लाकर बिठाया गया और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी जो NDS है उसके अंदर भी इंडिया का बहुत ज्यादा असर और रसूख पैदा किया गया। लेकिन आज का साउथ एशिया मुख्तलिफ है। आज इस रीजन में इंडिया का वो असर नहीं रहा। इंडिया अपने पड़ोस में ही एक तरह से आइसोलेट होकर रह चुका है और जो ओबामा के दौर में इंडिया की शान और शौकत थी इस रीजन में, आज वो नहीं रही। लिहाजा ये तो तय है कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं इस रीजन के हवाले से वो भी बदले हुए नजर आएंगी मौजूदा हालात के तनाजुर में।
लेकिन इंडिया का फिर भी एक सेंट्रल रोल जरूर रहना है अमेरिकी पॉलिसीज में, क्योंकि एक तो चीन और रूस की पार्टनरशिप अमेरिका को खटक रही है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान के चीन के कैंप में मौजूदगी के बायस इंडिया वो वाहिद मुल्क है इस रीजन का जो कि अमेरिकी मफादात को कुछ न कुछ प्रोटेक्शन दे सकता है। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के दो सबसे बड़े मसाइल हैं, दो सबसे बड़ी उम्मीदें हैं जो बाइडेन के साथ। एक तो ये है कि बांग्लादेश और अमेरिका का जो ट्रेड है, बांग्लादेश को ये एक होप है कि उनको मजीद फेवरेबल टर्म्स दिए जा सकते हैं जो बाइडेन के दौर में, और उनकी जो एक्सपोर्ट हो रही है वो मजीद बढ़ेगी और ज्यादा ट्रेड होगा उनका अमेरिका के साथ। एक तो ये मेन चीज है कि जिसकी तरफ बांग्लादेश का पूरा ध्यान रहेगा। दूसरा जो अहम काम है वो ये है कि रोहिंग्या के मामले में बांग्लादेश अमेरिका से अच्छे रवैये की तवक्को रख सकता है, क्योंकि जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इसके जो भी लीडर होते हैं ये ह्यूमन राइट्स के मामलात में रिपब्लिकन से ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ट्रंप के दौर में म्यांमार कश्मीर में इतना कुछ हुआ और ट्रंप ने कोई खास उन वाकयात को अहमियत ही नहीं दी। इसके मुकाबले में डेमोक्रेट्स के जो लीडर्स हैं इनका ह्यूमन राइट्स के हवाले से बेहतर रोल रहा है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि रोहिंग्या के मामले में बाइडेन कोई अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। अभी तक अमेरिकी और वेस्ट की जानिब से कोई खास प्रेशर सामने नहीं आया म्यांमार के ऊपर। दूसरी तरफ इंडिया और चीन का भी ज्यादा हार्ड स्टांस नहीं रहा म्यांमार के ऊपर रोहिंग्या के मामले में। एक तरफ इंडिया म्यांमार के साथ अहम डिफेंस पैक्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन के साथ भी म्यांमार के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। यानी अभी तक म्यांमार ने हर तरह से सारी फोर्सेस के साथ किसी न किसी लेवल पर ताल्लुकात बना के रखे हुए हैं। अलबत्ता एक चीज जरूर हो सकती है और वो म्यांमार को भी खटक रही है। म्यांमार चीन के ओबोर का हिस्सा है और बांग्लादेश के बरखिलाफ म्यांमार का बॉर्डर लगता है चीन के साथ, जिसकी वजह से चीन के लिए एक अल्टरनेट रूट मौजूद है बर्मा के जरिए स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास करने का। यानी इनका माल बर्मा के थ्रू डायरेक्टली चीन में आ सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका ब्लॉक हो जाती है अमेरिका और इंडिया की जानिब से। ऐसे में ओबोर में शमूलियत उसके लिए एक गले की हड्डी बनी हुई है और यहां से चीन के ओबोर प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए ऐसा हो सकता है कि बाइडेन सरकार रोहिंग्या को बुनियाद बनाकर म्यांमार पर यह प्रेशर डालना शुरू कर दे कि या तो वो ओबोर में चीन का साथ छोड़ दे या फिर सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाए रोहिंग्या के इशू पे। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि म्यांमार अमेरिका के करीब हो जाए और चीन के ओबोर से साइडलाइन हो जाए उन सैंक्शन से बचने के लिए जो कि अमेरिका उसके ऊपर लगा सकता है। उस सूरत में फिर उसके चीन के साथ रिलेशंस मुतासिर हो सकते हैं, अलबत्ता इंडिया के साथ बड़े बेहतरीन रिलेशंस उसके हो सकते हैं। ऐसे में चीन और म्यांमार के लिए भी अब लाजिम हो चुका है कि जल्द अज जल्द इस पुराने रोहिंग्या वाले इशू को हल कर लें, इससे पहले कि इंडिया और अमेरिका इस वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। यानी रोहिंग्या के इशू पे अमेरिका और चीन के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा होने जा रहा है बाइडेन के आने के बाद, और ये म्यांमार को फिर फोर्स कर सकता है कि रोहिंग्या के मामले में कोई डिसाइसिव एक्शन ले।